नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। बिहार के चुनाव के नतीजे आए तो अपने साथ कई तरह के सबक भी लेकर आए। सवाल यह, क्या बिहार के चुनाव के नतीजों को केंद्र सरकार के कामकाज पर मुहर माना जा सकता है? तब जबकि बिहार का नतीजा यह बता रहा है कि जेडीयू की सीटें घटी और बीजेपी की सीटें बढ़ गई। क्या बिहार के चुनाव के नतीजों को इस बात पर मुहर माना जा सकता है कि लॉकडाउन के दौरान जो सरकार की नीतियां रही और कोरोना काल के दौरान सरकार के जो तौर तरीके रहे, लोगों ने उस पर सरकार के साथ अपनी सहमति जता दी है? और साथ ही सवाल यह भी कि क्या बिहार के नतीजे कांग्रेस पार्टी के लिए एक सबक है? हमारे साथ आज बात करने के लिए दो खास मेहमान हैं। सीधी टक्कर होगी। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, सांसद है, राज्यसभा के बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, पत्रकार रह चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है आज तक पर। दोनों से बात करेंगे, लेकिन इस बहस की शुरुआत करें उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। भारत के लोग 21वीं सदी के भारत के नागरिक बार बार अपना संदेश स्पष्ट कर रहे हैं। अब सेवा का मौका उसी को मिलेगा जो देश के विकास के लक्ष्य के साथ ईमानदारी से काम करेगा। कल जो नतीजा है उन्होंने साबित कर दिया है कि आप काम करेंगे तो लोगों से आपको भरपूर आशीर्वाद भी मिलेगा। किसी नेता या किसी राजनीतिक दल के लिए चुनावी सफलता बड़ी मायने रखती है। इसीलिए बिहार के चुनावी नतीजों और उपचुनावों में मिली बड़ी सफलता पर बीजेपी के उत्साह में होने का मौका भी है और दस्तूर भी। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की सफलताओं को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास से जोड़ते हैं, तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हमले थमे नहीं। 12 नवंबर को राहुल गांधी ने लिखा, भारत के इतिहास में देश में पहली बार मंदी छाई है। भारत की ताकत को मोदी जी ने कमजोरी में बदल दिया। बिहार का नतीजा नहीं आया था, लेकिन 8 नवंबर को नोटबंदी की सालगिरह थी, तो राहुल ने लिखा, नोटबंदी पीएम मोदी की सोची समझी चाल थी ताकि आम जनता के पैसे से मोदी मित्र पूंजीपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्ज माफ किया जा सके। गलतफहमी में मत रहिए, गलती नहीं हुई, जानबूझकर की गई। इस राष्ट्रीय त्रासदी के 4 साल पर आप भी अपनी आवाज बुलंद करिए। इससे पहले 4 नवंबर को राहुल का निशाना था, एक तरफ किसान पर दोहरी मार, महंगे बीज और कम दाम पर उपज की खरीद, दूसरी तरफ उपभोक्ता पर चारों तरफ से महंगाई की मार, जिम्मेदार सिर्फ मोदी सरकार। 2 नवंबर को राहुल गांधी ने लिखा था, विकास तो हो रहा है लेकिन सिर्फ पूंजीपति मित्रों का। 4 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर आक्रमण शुरू किया। आपके पैर पर कुल्हाड़ी मारी, किसानों, मजदूरों, छोटे दुकानदारों को जबरदस्त चोट मारी। रास्ता किसके लिए साफ किया? फिर से अपने चुने हुए 3-4 उद्योगपति। बात सिर्फ एक राहुल गांधी की नहीं है। समूचा विपक्ष मौजूदा परिस्थितियों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। 3 किसान बिलों पर पंजाब हरियाणा में विरोध के बीच इन्हें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महंगाई बढ़ने की वजह भी करार दिया है। 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी में ममता बनर्जी ने कहा है, किसान बिलों को लेकर हमारी आशंका सच साबित हुई। हाल के हफ्तों में आलू और प्याज जैसी रोजमर्रा की सब्जियों के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। केंद्र सरकार इसे नियंत्रित करने और पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाती नहीं दिख रही है। आर्थिक सवालों पर सरकार को विपक्ष ऐसे समय में घेर रहा है जब आरबीआई के अनुमानों के मुताबिक कोरोना से बंद रही अर्थव्यवस्था को 2020-21 की दूसरी तिमाही में जोरदार झटका लगा है। पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई थी। दूसरी तिमाही में
8.6% की निगेटिव ग्रोथ का अनुमान है। वैसे दोबारा अर्थव्यवस्था में तेजी के संकेत है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। RBI measures which were announced as of 31st October, you have 12,71,000 something, totally 29,87,641 crores. Now, for those of you all who very quickly would want to say, so what did you do? How much did RBI do? I just give you a quick back of the envelope calculation. Total of 15% of the GDP is what has been given here as stimulus till today. सरकार आम आदमी तक अपनी योजनाओं की डिलीवरी को चुनावी सफलताओं की वजह मान रही है, लेकिन विपक्ष को उसकी योजनाएं ही नाकाफी लगती हैं। सरकार पर विपक्ष के सवाल शुद्ध सियासी भी होते हैं, लेकिन क्या चुनाव में अंत भला तो सबका भला? आज तक ब्यूरो। तो सीधा सवाल सुधांशु जी, पहले मेरा सवाल आपसे है, क्या बिहार चुनाव के नतीजों को केंद्र सरकार के कामकाज पर मोहर माना जाए? रोहित जी, देखिए, केवल बिहार चुनाव के परिणाम नहीं थे। लद्दाख की काउंसिल में हम जीते, उत्तर प्रदेश में हम केवल एक सीट छोड़कर सारे उपचुनाव जीते, गुजरात में हम सभी 8 सीटें जीते, मध्य प्रदेश की तो वो सीटें जो मूलतः कांग्रेस के आधार वाली थी उनमें हम 19 सीटें जीते, कर्नाटक में वह सीटें 2 जो हम परंपरागत रूप से कभी नहीं जीतते थे वो हम जीते, और तेलंगाना में हमने एक विजय प्राप्त की। तो अगर उत्तर से दक्षिण तक और बिहार की विधानसभा के हम पूरे परिणाम को देखें तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कोई भी विवेकशील व्यक्ति सहज निष्कर्ष निकाल सकता है, यदि इतने सारे प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी को प्रबल जन समर्थन मिला है तो जितने आरोप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर लगाए जा रहे थे वो निराधार और निर्मूल साबित हुए। तो क्या यह मान लिया जाए कि कोरोना काल में लोगों को परेशानी नहीं हुई? क्या यह मान लिया जाए कि लॉकडाउन के दौरान जो मजदूर अपने घरों को पैदल जा रहे थे उन्होंने उस दिक्कत को दिक्कत नहीं माना और सरकार से सहमति दे दी, हाँ में हाँ मिला दी, क्योंकि चुनाव के नतीजे पॉजिटिव? आपने बहुत ही उचित सवाल उठाया है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि कोरोना काल में लोगों को कष्ट नहीं हुआ, लोगों को बहुत कष्ट हुआ, परंतु यह इस बात का प्रतीक है कि भारत की विवेकशील जनता ने यह समझा कि इन परिस्थितियों में इससे बेहतर व्यवस्थाएं नहीं की जा सकती। जैसे परिवार में बुरा वक्त आता है तो ऐसा नहीं कि परिवार के सदस्यों को कष्ट नहीं होता है, परंतु परिवार का जो मुखिया है, अगर परिवार के सदस्यों को यह विश्वास है कि हाँ मुखिया ने अपने स्तर से पूरा प्रयत्न किया, अब परिस्थिति ऐसी थी तो इतना कष्ट तो सबको सहना पड़ा, यह उस बात का प्रमाण है। कष्ट हुआ है, परंतु कष्ट में सरकार की तरफ से ईमानदारी से और वर्तमान परिस्थितियों में सबसे बेहतर प्रबंधन हुआ है, यह इसका प्रमाण। सुप्रिया श्वेत, क्या बिहार चुनाव के, और जैसा सुधांशु जी कह रहे हैं, उपचुनाव के भी नतीजे साथ में देखिए जो देश के अलग अलग हिस्सों में हुए, उनको आप केंद्र सरकार के कामकाज पर मोहर मानती? मैं सबसे पहले तो आपको, आपके पूरे चैनल को और हमारे सब व्यूअर्स और सुधांशु जी को भी दीपावली की शुभकामनाएं देती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि सब लोग खुश रहें और स्वस्थ रहें। मेरा यह मानना है कि बिहार में चुनाव हुआ और एक बहुत ही मुस्तैदी से लड़ा गया चुनाव था। जीत हार चुनाव में होती है और हाँ, हमारी वो सीटें नहीं आई। अब मैं इस समय ये बात नहीं करूंगी कि 10 सीटों पर लोकल प्रबंधन का कुछ दिक्कतें थी, वो सब बात मैं नहीं करूंगी। ये लोग जीते हैं चुनाव, इनको बधाई हो। लेकिन ये भी जानना होगा कि जो फर्स्ट इलेक्टोरल बैलेट होता है उसमें हम लोग कभी कभी कुछ चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। बिहार में एनडीए वर्सेस महागठबंधन में अंततोगत्वा केवल 12,000 वोटों का अंतर था। पूरा चुनाव मिलाकर 12,000 वोटों के अंतर से वो पूरा बिहार का चुनाव जीते और हम उतनी सीटें नहीं ला पाए। अब ऐसा है कि ये लोग कहेंगे सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चंगा सी, क्योंकि बिहार ने वोट दे दिया है। असलियत ये नहीं है। बिहार परेशान था जैसे देश की बाकी जनता भी परेशान है। सुधांशु जी ने यहाँ पर कई सारी सीटें गिनवाई, मैं उनको सिर्फ विनम्रता पूर्वक ये याद दिलाना चाहती हूँ कि इतनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तो वो भी समझते हैं और मैं भी समझती हूँ कि जहां पर सरकार होती है वहां पर यूजुअली बायपोल उन्हीं के फेवर में जाता है। क्या मुद्दे खत्म हो गए जिन पे बिहार चुनाव लड़ा गया? बिल्कुल नहीं। क्या मुद्दे खत्म हो गए कोरोना के? बिल्कुल नहीं। क्या अर्थव्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है? बिल्कुल नहीं। अब तो हम टेक्निकली रिसेशन में भी आ गए हैं।
कुछ लोग भाजपा के, मुझे नहीं लगता सुधांशु जी उनमें से लापरवाही ये करेंगे, लेकिन कुछ लोग भाजपा के आके कह रहे हैं इतनी नौकरियां बनी है, इतनी बढ़िया अर्थव्यवस्था है, सब कुछ ठीक है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ये तो हम देख ही रहे हैं। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों के पास खाने की दिक्कतें हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं लग रही है, अर्थव्यवस्था रिसेशन में चली गई है। सरकार को बार बार आकर तथाकथित, मैं ये नहीं कह रही हूं स्टिमुलस, तथाकथित स्टिमुलस पैकेज क्यों ऑफर करने पड़ रहे हैं? तो जो मुद्दे थे वो रहेंगे, महिलाओं के प्रति अपराध हो, महिलाओं का अस्मिता का सवाल हो, वो मुद्दे रहेंगे और हम वो मुद्दे उठाएंगे। सिर्फ क्योंकि चुनावी हार जीत है और मुद्दे खत्म हो गए, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। सिर्फ ये कहना कि ये तो मोदी जी पर मोहर है, मुझे लगता है कहीं पर गलत होगा। मुद्दे खत्म नहीं हुए, मुद्दे हैं और मुद्दे आगे भी रहेंगे, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। लेकिन आप मुद्दे उठा रहे थे, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में जनता ने आपको वो साथ नहीं दिया। मध्य प्रदेश में जहां आपने लगातार आरोप लगाया कि हमसे धोखा करके हमारे विधायक चुराए गए, छीने गए, तोड़ लिए गए, वहां जनता ने उस तरीके से आपका साथ नहीं दिया। गुजरात में जनता ने आपका साथ नहीं दिया, जहां लगातार शुरू में यह आरोप लगता रहा कि कोरोना की कंप्लीट मिसहैंडलिंग हुई, इस वजह से वहां हालात बद से बदतर होते गए। तो क्या यह समझा जाए केंद्र को एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन कांग्रेस को रिजेक्शन है जनता का? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने पहले भी कहा, पता नहीं आपने सुना कि नहीं, कि जहां पर सरकार होती है इनकम्बेंट, वहां पर बाइपोल यूजुअली उनके फेवर में जाता है। हाँ, मैं ये बिल्कुल कहूंगी और दिल पर हाथ रख के कहूंगी कि थोड़ी हमें निराशा होती है इससे, क्योंकि जो मुद्दे हम लोग उठाते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में अपराध का मुद्दा, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं और सुधांशु जी दोनों उत्तर प्रदेश से आते हैं। अगर कोई दिल पे हाथ रख के कह दे कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, तो वो झूठ बोल रहा होगा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध इस कदर बढ़ रहा है और जिस तरह से भाजपा के काफी लोग उसमें शामिल रहते हैं, वो अपने आप में चिंताजनक है। तो कहीं पर निराशा जरूर होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनता जो है वो ये बातें समझती है। अगर आप उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजे भी देखें तो काफी सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस नंबर 2 पर रही है, काफी सीटें ऐसी हैं जहां पर जो हमारा जनाधार खोया था वो हमें मिला है। उस कदर नहीं मिला कि हम जीत सकते थे, उस तरह नहीं मिला कि हम आश्वस्त हो सके। और ये हमें एक सबक सिखाता है कि हमें और मेहनत करने की जरूरत है और जमीन पर उतरने की जरूरत है और लोगों से कनेक्ट करने की जरूरत है। कोई इस मुगालते में ना रहे कि इस हार के बाद हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, लगातार जितनी भी बातें आई सामने, उसमें बार बार यह कहा गया कि साहब, अगर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवार सीमांचल में ना उतारे होते तो महागठबंधन की तस्वीर कुछ और होती। अगर असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीटें ना जीती होती, नुकसान ना पहुंचाया होता, तो महागठबंधन जीत गया होता। क्या कांग्रेस अपनी हार असदुद्दीन ओवैसी के सिर डाल के टोपी ट्रांसफर नहीं कर रही है केवल? अगर इस दृष्टि से देखना है तो हम भी कह सकते हैं, लोजपा हमारे साथ लड़ी होती तो 2/3 बहुमत होता, कहीं लड़ाई में ही नहीं होते। फिर हम भी ये कहना चाहते हैं, यदि विगत 6 महीने का कालखंड ले लें बिहार में, तो कोरोना, अप्रवासी मजदूरों की समस्या, घनघोर बाढ़, तो ये सबसे बुरा वक्त था 15 साल का। स्थिति सामान्य होती, लोजपा साथ होती तो कोई लड़ाई नहीं होती। इसलिए वह तो परिस्थिति है, तो ये ना कि विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार से सामने आए। अब मैं एक और बात कहना चाहूंगा, बिहार के चुनावों में एक बात मैं सुप्रिया जी की कहता हूं, स्वीकार करता हूं कि कोई पार्टी दावा नहीं कर सकती कि राम राज्य आ गया, उसके आने से सब कुछ अपराध समाप्त हो गया, एकदम घी और दूध की नदियां बहने लगी, नहीं। परंतु इतना अंतर जरूर है कि यदि आप ये कहना चाहें कि लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी को साथ में लेकर आप नीतीश जी ने जो सुधारा है, यानी जब चुनाव होते थे तो कितनी सैकड़ों जगह गोलियां चलना, सैकड़ों लोगों का घायल होना, दर्जनों लोगों का मारा जाना, वो लोग राम राज्य लेके आ जाएंगे, अथवा उत्तर प्रदेश में आप सोचें कि समाजवादी पार्टी के साथ में लेके आ जाएंगे, तो देश की जनता इतना समझती है कि भाई ये दावा कितना आधारहीन है और कितना खोखला ही नहीं है। ये हमें चिढ़ाने वाला दावा है कि कोई कहे कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जिन पर की न भ्रष्टाचार का आरोप, न परिवारवाद का आरोप, न अपराधीकरण का आरोप, और दूसरी तरफ इन आरोपों में आकंठ डूबे लोग हालात को बदल देंगे, वह नहीं। वो बात पूरी तरीके से जनता को समझ में आती कि वो छला हुआ है। दूसरा, मैं एक और बात कहना चाहूंगा इन चुनावों में, देखिए हार जीत अपनी जगह चलती रहती है, हारना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अभी सुप्रिया जी ने जैसे वोटों की बात कही थी, जब हमारी 2 सीटें आई थी, सुप्रिया जी शायद आपको पता हो कि कांग्रेस के बाद वोटों के लिहाज से सबसे बड़े दल हम ही थे, परंतु हमारी 2 सीटें आई थी, हार गए थे। मगर मुझे याद है, मैं बच्चा था, मगर मैंने प्रबल कांग्रेसियों को यह कहते सुना कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे व्यक्ति को हारना नहीं चाहिए था, इन्हें संसद में जरूर होना चाहिए था। पर आज मैं ईमानदारी से कहूं कि राहुल गांधी जी अमेठी हार गए, भारत के तो लोग छोड़िए, कांग्रेस के ही 10 लोगों के अंतःकरण से पूछ लीजिए, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक, वो सारे युवा बुजुर्ग जो
वो दिल से क्या बोलते हैं मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, वो स्वयं सोच ले। इसलिए यहां मुद्दा क्रेडिबिलिटी का है। अगर कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी गलवान जैसे मुद्दे से लेके और बालाकोट जैसे मुद्दों के ऊपर ऐसा, मैं जिसे कहूं जो राष्ट्र विरोध की सीमा में जाने वाला स्टैंड लेना शुरू करे, तो उन्हें सोचना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए कि आप एक नेशनल पार्टी जिसने 56 साल इस देश में सीधे हुकूमत की और सेना राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों के ऊपर ऐसी करें। अब देखिए आज ही जब से ओबामा जी का बयान आ गया कि वो नर्वस उन्होंने कह दिया राहुल गांधी जी को, अब नर्वस आ गए। अब पहले आप विदेशी स्टेटमेंटों को लेके कितना फूले नहीं समाते थे, अब एक स्टेटमेंट आपके ऊपर आ गया। चाहे फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में आपने बोला संसद में, उसी दिन शाम तक फ्रांस का खंडन आ गया। बताइए 2008 में बकौर विकीलीक्स, आज तक मैं उसको सच नहीं कहता कि वो सच ही है, मगर आज तक कांग्रेस ने उसका खंडन नहीं किया है कि भाई उन्होंने कहा कि हिंदू आतंकवाद ज्यादा बढ़ा है। तो आप स्वयं देखिए ना, आप और आपका नेतृत्व अपने लिए ही कैसी हास्यास्पद और विडंबनापूर्ण परिस्थितियों का निर्माण कर रहा, अपने लिए। हमारे लिए तो और देश की जनता ने तो अपना तय कर लिया है मोदी जी के नेतृत्व में चलने का। सुप्रिया, ऐसा है कि दंभ तो रावण के लिए भी गलत था। मैं खुश हूं कि आप जीते हैं, लेकिन दंभ करने का कोई मतलब नहीं है इसमें, क्योंकि जनता उठापटक तो करती रहती है। और इससे पहले आप पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हारे भी थे और आगे भी हारिएगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि राहुल गांधी का नाम लिए बगैर भाजपा की राजनीति क्यों नहीं हो सकती है। आपने गलवान और बालाकोट कहा, तो गलवान की असलियत भी सुन लीजिए। आप लगातार गलवान पर बातें छुपाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो पूरा सफेद सपाट झूठ ही बोल दिया कि कोई घुसा हुआ नहीं है। रक्षा मंत्रालय को कहना पड़ा और फिर वेबसाइट से हटाना पड़ा कि नहीं इन्फिल्ट्रेशन तो हुआ ही है। आज भी कोर कमांडर लेवल की बातें चल रही हैं कि पुल बैक किया जाए क्योंकि वो हमारी टेरिटरी में घुसे हुए हैं, लेकिन आप कहने पे तुले रहते हैं हमारे यहां तो जी कोई घुसा ही नहीं। जब कोई घुसा ही नहीं है तो बातें किस चीज की, क्या जवानी जमा खर्च कर रहे हैं। पहली बात, राष्ट्रीय सुरक्षा पर मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जिस तरह की आप लोग मुझे लगता है इर्रिस्पॉन्सिबल और लापरवाही की बातें कह जाते हैं, ये गलत है। आप हिंदुस्तान के विपक्ष के लिए बोल रहे हैं, एक नेशनल टीवी पर आकर हिंदुस्तान के विपक्ष को कह देना कि हमने राष्ट्रीय सुरक्षा पे कॉम्प्रोमाइज किया, ये गलत है। मुझे लगता है सार्वजनिक जीवन में ये पाप है, गलत ही नहीं है। आपने एक बुक का जिक्र किया यहां पर, तो ऐसा है कि क्योंकि मैं पर्सनल बुक्स पे किसी के कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, बुक्स में कॉन्टेक्स्ट भी होता है भाई। बुक्स के अनुसार और मैगजीन्स के अनुसार तो हमारे प्रधानमंत्री जी को ही साइकोपैथ भी कहा गया है, मास्टर डिवाइडर भी कहा गया है, डिवाइडर इन चीफ भी कहा गया। क्या हम उसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं भाई। जो कहने वाला है उसने कहा है, जिसको जवाब देना होगा वो देगा। लेकिन इस पे पॉलिटिक्स करना मुझे लगता है ये निम्न स्तरीय पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पता होता है आधे टाइम तक। और जहां तक आपकी क्रेडिबिलिटी की बात है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी ऐसी है कि आपके लोग कहते हैं सब कुछ चंगा है, लेकिन करोड़ों लोगों की नौकरियां गई। आपके लोगों के सामने अगर कोई उद्योगपति जरा सा कह देता है कि दिक्कत है, तो उसके ऊपर आईटी और ईडी पड़ जाती है। आपके यहां दिक्कत की बात यह है कि जब तक आपके साथ हैं तो सब लोग ठीक हैं, विपक्ष में है तो सब चोर हैं, और अगर आपके पास वो आ जाते हैं तो वो गंगा नहा लेते हैं। और मैं सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकती हूँ, हेमंत शर्मा से लेकर मुकुल रॉय तक सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकती हूँ। आपके पास जो आ गया उसने गंगा नहा ली, वो डुबकी लगा गया, वो सेंट बन गया, बाकी सारी दुनिया सिनर है, सारी दुनिया पापी है, वो संत बन के आपके साथ खड़ा हो जाता है। आपकी बातों की कहां तक बात करें। महंगाई आज कमर तोड़ रही है, अर्थव्यवस्था ठप पड़ी हुई है, नौकरी है नहीं, आशंका भविष्य की लेकर है, लेकिन आपको अभी भी सुर्खियां बटोरने से कमी नहीं है। एक छोटी सी 10 सेकंड में बात बता के बात खत्म करूंगी। निर्मला सीतारमण जी ने 2 दिन पहले एक पैकेज अनाउंस किया। उस पैकेज में कहा गया आत्मनिर्भर भारत बनेगा, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। उस पैकेज में कहा गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एडिशनल एलोकेट किया जाएगा। अच्छी बात है, करना चाहिए। अब आपको भी पता और मुझे भी पता है कि इसको एलोकेशन का अप्रूवल आते आते दिसंबर होगा। ये यूज जनवरी, फरवरी, मार्च में ही हो सकता है। ये भी सरकार की ओर से ही ऑर्डर आया हुआ है कि 4th क्वार्टर में सेक्टर्स जो है वो इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। तो आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, फालतू का सिरखिया बटोरने के लिए आपने एलोकेट कर दिया। इस तरह के झूठ से सरकारें नहीं चलती हैं, गलत है ये। आप लोगों के साथ छलावा कर रहे हैं, ठीक है, वोट आपको मिल रहा है, लेकिन अंततोगत्वा इसका फैसला करेगी सरकार, जनता ने मत। भाई जनता फैसला करेगी, ये बात तो हर बार कही जाती है, और फिर हर चुनाव के बाद जब आपके पक्ष में फैसला आ जाता है तो आप कहते हैं कि देखो जनता ने फैसला कर दिया। जब इनके पक्ष में आता है तो आप ही की तरफ से आवाजें उठने लगती हैं कि साहब ईवीएम में गड़बड़ है, यहां तो वोटों की गिनती में गड़बड़ कर दी, यहां तो लोकल लेवल पे मिसमैनेज करके चीजों को अपनी तरफ मैनेज कर लिया गया। सुप्रिया जी, लेकिन मेरा सवाल, बीच में जो बात आप दोनों ने जिक्र किया उसको लेकर एक बार है,
क्या ओबामा की किताब ने एम्बेरेस किया है कांग्रेस को, जो बातों का जिक्र आ रहा है उसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। मैंने थोड़ा बहुत जो पढ़ा है, मुझे लगता है बिल्कुल एम्बैरस की बात नहीं, और मैं कुछ इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि एक पर्सनल बुक है। मैं पूरी बुक पढ़ना चाहूंगी, उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ना चाहूंगी, उन्होंने क्या कहा है, किसके और बारे में क्या कहा है, ये मैं पढ़ना चाहूंगी। किसी की टिप्पणी, बुक पर टिप्पणी करना मुझे लगता है गलत है। जब मोदी जी के खिलाफ भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, चाहे साइकोपैथ बुलाया गया था, चाहे डिवाइडर इन चीफ बुलाया गया था, मैंने उस पर भी टिप्पणी नहीं करी थी क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सनल राइटिंग्स होती है लोगों की। मसला पर्सनल राइटिंग से ज्यादा राहुल गांधी के नेतृत्व पर आ रहा है बोलता है, और सवाल बीजेपी राहुल गांधी के नेतृत्व पर उठा रही है। ओबामा तो केवल कंधा है, क्योंकि उनकी किताब का एक हिस्सा छप गया कहीं। बीजेपी का तो मैंने आपको बोला ना, मैंने तो यही बोला ना कि अगर भाजपा राहुल जी का नाम नहीं लेगी तो राजनीति कैसे करेगी, क्योंकि उनको पता है कि एक ही शख्स खड़ा होकर उनसे सवाल पूछता है और उनको कटघरे में खड़ा करता है, और फिर सारी सरकार और सारी ट्रोल आर्मी और सारा भाजपा का प्रबंधन लग जाता है। अगर राहुल जी इतने ही नगण्य हैं तो काहे आप सब लोग इतने परेशान हो जाते हैं उनके बोलते ही, चाहे वो किसी भी बात पे बोलते हैं, क्यों सारा सिस्टम बौखला जाता है? इस बात का जवाब दें ये लोग। ठीक है, बोले सुधांशु जी। देखिए, हमारे और इनमें क्या अंतर है। देखिए, हमारे यहां चुनाव बिहार का पूर्ण नहीं हो पाया था और अमित शाह जी बंगाल के दौरे पे चले गए। हम तो जीत का भी जश्न नहीं मनाते। प्रधानमंत्री जी ने जो अपना धन्यवाद बिहार कार्यक्रम में भाषण दिया, उसमें हम पे आक्षेप क्या लगा, अरे ये तो अभी से बंगाल की तैयारी करने लगे। हम तो जीत का जश्न नहीं मनाते, और समाचार पत्रों में ये आता है कि राहुल गांधी जी हारने के बाद जैसलमेर जाने के लिए तैयार थे। तो उनके ऊपर तो मुझे वही पंक्ति याद आती है कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। अब दूसरी बात, जो एक गंभीर बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए सुप्रिया जी, किसी पत्रिका ने, अखबार ने कुछ लिख दिया, वो एक अलग चीज है। वो तो उस पत्रकार के अपने वैचारिक पूर्वाग्रह होते हैं। सबकी बात सही, कोई कहे कि मैं पत्रकार हूं, मेरे विचारों में ना लेफ्ट है ना राइट है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। सबका थोड़ा इंक्लेशन होता है। पर जब किताबों की बात आती है तो गंभीर बात है। प्रणब मुखर्जी जी की किताब पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहे कांग्रेस की, द इनसाइडर, कांग्रेस के अंदर की चापलूसी का पूरा परिदृश्य कांग्रेस का प्रधानमंत्री लिख रहा है। और नेहरू जी के निजी सचिव मथाई की किताब पढ़ लीजिए, क्या क्या लिखा हुआ है। और तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, जॉन केनेथ गैलब्रिथ जो नेहरू जी के जमाने में अमेरिका के एम्बेसडर थे, जिनकी किताब है एम्बेसडर जनरल, उन्होंने नेहरू जी की और कैनेडी की यात्रा के बारे में उनके व्यक्तिगत आचरण पे क्या क्या टिप्पणी की है, वो सब देख लीजिए। तो इसलिए मैं तो आपके लोगों की खुद की लिखी किताबों के बारे में अगर किताबों में जाएंगे तो बड़ी भारी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा लिखा हुआ किताबों में, इसलिए किताबों का विषय छोड़िए। और आज सुधांशु जी, उन्होंने एक बात कही कि प्रधानमंत्री के लिए जब किसी ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया देश के, तो कांग्रेस पार्टी ने बतौर विपक्ष उस चीज का लाभ उठाने की कोशिश नहीं की। उनका कहना है कि हमने शुचिता दिखाई, जो कि सरकार के नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को भी दिखानी चाहिए। मान्यवर, जानते क्या हुआ, कांग्रेस के नेताओं ने तो उससे ज्यादा खतरनाक शब्दों का प्रयोग कर चुके थे। ये कह रही है कि उन्होंने उनको डिवाइडर इन चीफ लिखा, तो कांग्रेस के नेता तो कह रहे बोटी बोटी काट डालूंगा। अब बताइए, आप जो बोटी बोटी काट डालूंगा लिख चुका है, उसको जो मौत का सौदागर 2007 में बोल चुका है, तो डिवाइडर इन चीफ तो हल्का वर्ड है ना उसके लिए। तो इनके लिए तो ये जितना भी जहर था पहले उगल चुके थे। अब तो इनको लगा कि इसमें तो कुछ था ही नहीं। और मैं एक और बात कह रहा हूं, मैंने क्या कहा, पत्रकार के रूप में कोई लिखे वो अलग विषय है। मैंने तो उनकी बात कही जो इनके नेताओं ने लिखी अपनी किताबें, पढ़ लीजिए, आजादी के काल से लेके और प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक तक। प्रिया सुनेत, ये सवाल तो पूछा जाएगा कि बीजेपी पर आरोप आप ये लगाते हैं कि देखिए वहां बिहार का जश्न मनाने गए थे, बंगाल की तैयारी करने लगे। ये उनकी तैयारी है और आपकी कमी नहीं है कि आप अभी पिछले में उलझे हैं और आप ये तय नहीं कर पा रहे कि आपकी हार के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं या फिर असदुद्दीन ओवैसी के कंधे ठीकरा फोड़ना। अच्छा, मैं इसका जवाब दूं उससे पहले इन्होंने कुछ बातें कही, उसका भी जवाब दे देती हूं। ये कहते हैं कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि रखते हैं। अटल जी ने तो 1962 की वॉर के बीच में संसद सत्र बुलाया था, और आरएसएस को नेहरू जी ने नहीं, सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया था। वो जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। दूसरी बात, 2013 में आप लपके चले गए थे प्रेसिडेंट के पास ये पूछने की, हमारे, एक मिनट बोल लेने दीजिए,
कि 2013 में आप गए थे प्रेसिडेंट के पास कि भारतीय सेना डेप्सांग में कौन से शस्त्र यूज कर रही है उसकी हमें जानकारी चाहिए। अब वो लोग दिवंगत है, मैं उनके बारे में नहीं बोलना चाहती हूं, लेकिन जेटली जी और सुषमा स्वराज जी गए थे। 26/11 में अभी टेरर अटैक चल रहा था, आप लपक के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए थे। आप कहते थे कि भाई चीनी लोग पिकनिक बना के चले जाते हैं, तो ऐसे आप सेना का मनोबल बढ़ाते थे विपक्ष में रहकर। तो जितना आप राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपने रोल पर बोलिए कम, उतना ही अच्छा रहेगा। आपने कहा मोदी जी जो है वो 18 घंटे काम करते हैं। भाई 18 घंटे उनसे हाथ जोड़ के कह दीजिए काम ना करें, क्योंकि 18 घंटे काम करने के बाद और एक भी छुट्टी ना लेने के बाद देखिए देश कहां पहुंच गया है, कहां अर्थव्यवस्था पहुंच गई है, कहां सामाजिक ढांचा पहुंच गया है, कहां इंस्टीट्यूशंस पहुंच गए। लोग, सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज देश में है। तो भैया इतना काम ना करें। इतना काम करने का नतीजा अगर ये, तो उनसे कहिए थोड़ा कम काम करें, तो शायद चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। क्योंकि अगर इस तरह से काम हो रहा है तो चीजें बड़ी बिगड़ रही हैं। अर्थव्यवस्था ठप है, ना निवेश हो रहा है, ना उपभोग बढ़ रहा है, ना नौकरियां बन रही हैं। अब एक और बात आपसे कह दूं, आपने कहा पाक के पास गले लगाना। कौन दौड़ा दौड़ा लाहौर गया था बिना इनवाइट के? किसको वहां पर जाके नवाज शरीफ के माता जी के पैर छू के बिरयानी सिवाय जो भी खाई? ये बताइए कि पाक के आर्मी चीफ ने वहां पर मोदी जी से सलूट करने से मना कर दिया। क्या ये गलत नहीं था उनका बिना किसी को कॉन्फिडेंस में लिए, बिना कैबिनेट को, बिना सरकार को कॉन्फिडेंस में लिए जाना? इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, बातें मुद्दों पर होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप बंगाल चले गए, अमित शाह जी जब बिहार का चुनाव चल रहा था, अच्छा चले गए, बंगाल आपको अच्छा सबक सिखाएगा। आप हमारी सीरियसनेस पूछते हैं। जो लीडर ऑफ कांग्रेस हैं लोकसभा में, अधीर रंजन चौधरी जी, उनको पहले ही पीसीसी चीफ बनाया जा चुका है वेस्ट बंगाल का। हम इतने सीरियस हैं उस चुनाव को लेकर। बंगाल एक ऐसी सोसाइटी है, बस पश्चिम बंगाल एक ऐसी सोसाइटी है जहां से रेनेसां की शुरुआत हुई थी। वही सोसाइटी इतनी विकसित है, वो आपको दिखाएगी। आप बंगाल चिल्ला रहे हैं, आप विद्यासागर की मूर्तियां तोड़वाते हैं वहां जाके। आपके लोगों को यही नहीं। एक मिनट रुक जाइए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोल लेने दीजिए पहले, उसके बीच में आप बोलिएगा, मैं एक मिनट अपनी बात खत्म कर लूं। ईश्वर चंद विद्यासागर की मूर्तियां आपके लोगों ने तोड़ दी। ये बंगाल का आप सम्मान करते हैं। बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माला चढ़ाने के बजाय गलती से किसी और की मूर्ति पर माला चढ़ा दी। ये आप जानते हैं बंगाल की संस्कृति के बारे में। आपको ममता बनर्जी ने और बंगाल ने बार बार हराया है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन एक बात का जवाब नहीं दिया आपने सुप्रिया जी, कि भाई वो तो तैयारी कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? आदमी ढूंढ रहे हैं किसके सिर पे डालें कि इसकी वजह से हारते हैं हम। ये सारी बातें बिहार के चुनाव के पहले और बिहार चुनाव के दौरान भी कही गई थी। हम भी तैयारी कर रहे हैं। मैंने बोला, आपने सुना नहीं क्या रोहित जी? क्या आपने बोला हमने पीसीसी चीफ बना दिया अधीर रंजन चौधरी को, यही तैयारी है आपकी? हो गया, इससे खत्म है बात। जिसके बाद सीरियस है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम लोग ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, आपको दिखेगा वो काम। और भाजपा कुछ भी कर ले, भाजपा का देखिए, भाजपा बंगाल जीतना नहीं चाहती है। भाजपा का बंगाल जो है वो एक पॉलिटिकल एजेंडा है। जिस तरह से बंगाल में यहाँ की एजेंसीज का दुरुपयोग किया गया है, जिस तरह से वहां के पॉलिटिशियंस के पीछे पड़ गए हैं। दिलीप घोष जी का बयान सुन लीजिए, हाथ पैर और पसलियां तोड़ देंगे, घर पे बिठा देंगे। ये पॉलिटिकल बयानबाजी है। बंगाल इनके लिए एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, उसके सम्मान की, उसकी संस्कृति की, मैं उम्मीद करता हूं जो बातें आप बंगाल के लिए कह रही हैं कि एजेंसीज का दुरुपयोग करके सरकार को तंग कर रही है केंद्र सरकार, अधीर रंजन चौधरी भी आपकी बात से इत्तेफाक रखते होंगे, वो अलग नहीं बोलेंगे इससे कुछ। बहरहाल सुधांशु त्रिवेदी, जवाब दीजिए उनकी बात। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत अच्छा इन्होंने अधीर रंजन चौधरी का रेफरेंस दे दिया। अधीर रंजन चौधरी जी तो एक ट्वीट कर दिए थे ना चीन को लेकर, क्या किया था? डपट के चुप करा दिया गया था। और फिर उपनेता प्रतिपक्ष जो है आनंद शर्मा जी, उनके द्वारा उसका खंडन कराया गया था। तो अधीर रंजन चौधरी जी और उनके, आपने कहा बंगाल, बिल्कुल हमारे लिए बंगाल राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय गौरव का एक प्रोजेक्ट है, जहां से वंदे मातरम, जिसको लेकर आप लोगों को आपत्ति रहती है, और जनगण मन दोनों निकले। हाँ, आपके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट है। गृह मंत्री के रूप में अमित शाह जी ने क्या कहा? सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या नहीं हो रही है, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। आपके लिए ऐसा कंप्रोमाइजिंग प्रोजेक्ट है कि अपने कार्यकर्ताओं की हत्या के लिए मुंह से शब्द नहीं निकालते, क्योंकि शायद थोड़ा ममता जी के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो केंद्र में भाजपा को हराने के लिए कोई आधार मिल जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सोच और आपकी सोच में एक भारी अंतर है। और दूसरी बात जो आपने ये बात कही, मैं फिर विनम्रता से पूछना चाहता हूं, आपके नेता लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी जी हैं प्रतिपक्ष, राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद साहब, कितने कार्यक्रम इन लोगों के लगे? चलिए, अध्यक्षा जी का स्वास्थ्य उतना नहीं अच्छा होगा, हम मान लेते हैं। उपनेता राहुल गांधी जी क्या है आज की डेट में? कुछ नहीं। मतलब जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी, उन्हीं को आप जलवाए जलाल कर रहे हो। और कितनी 15 या 16 कितनी सभाओं की जो बात करते हैं।
आप ये बताइए ना, यदि आप ईमानदारी की बात करते हैं तो आपके उच्च पदों पे पदासीन लोगों के कितने कार्यक्रम आप लगाते हैं? और जो पद पे नहीं है, चलिए ना हो, युवा व्यक्ति उभरना समझ में आता, जो पद लेके छोड़ चुके हैं, यानी युवावस्था में ही उन्होंने पार्शियल रिटायरमेंट सा ले लिया, उन्हीं को आप आगे बढ़ाने में लगे हुए, तो ये विचित्र स्वरूप समझ में नहीं आता। और 1.5 साल लोकसभा चुनाव के हो गए, अभी तक आप अपना अध्यक्ष नहीं तय कर पाए, और उसके बाद आप हमको इस प्रकार के भाषण देने का प्रयास करते हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं, हम वो कह रहे हैं। लेकिन सुधांशु जी, अर्थव्यवस्था का मुद्दा रह गया जिसपे सुप्रीम ने कई गंभीर सवाल उठाए। नहीं, सुनिए, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पे आपने उस समय कह दिया था। देखिए, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, इस समय दुनिया में एक अर्थव्यवस्था बताइए जो निगेटिव में ना हो। चीन को छोड़ दीजिए, चीन के तो आंकड़े ही रिलायबल नहीं, क्योंकि चीन के अनुसार तो पूरी दुनिया में कोरोना फैल गया था, वो वुहान से शंघाई नहीं पहुंच पाया था, इसलिए उन आंकड़ों के किनारे रख दीजिए। तो बताइए, जब पूरी दुनिया में जलजला आया हुआ है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपका मकान हिल क्यों रहा था? इसीलिए मैं कह रहा हूं, देश की जनता इसको समझती है। जो बेरोजगारी की आपने बात कही, बेरोजगारी के आंकड़े 5 साल पुराने होते हैं। अब ये बताइए, तो अगर बेरोजगारी के आंकड़े आपने जब कहने शुरू किए तो वो 2014-15 के आंकड़े होंगे। रोजगार, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की स्थिति सब देश की जनता भली भांति समझती थी कि इन विपरीत परिस्थितियों में सरकार ने किस प्रकार से काम किया है। अब बताइए, गरीबों को नवंबर के महीने तक मुफ्त राशन दिया, कोरोना काल में उज्ज्वला योजना वालों को मुफ्त गैस दी, जो 2000 रुपए आ रहे थे वो सब तो अलग है। तो ईमानदारी से सरकार ने काम किया, और आप जिस प्रकार के हवाई वादे करते, कई कहते 72,000 रुपया देंगे, जनता नहीं मानती। 6,000 वाले को यथार्थ मानती, कोई कहता 10 लाख नौकरी देंगे, नहीं मानती। वो मानती है कि ये सब बातें हवाई है। इसलिए राजनीति में क्या कहा जा रहा है उससे अधिक महत्व है कि कौन कह रहा है। जब तक गांधी जी की कांग्रेस थी तो उसकी क्रेडिबिलिटी थी, अभी राहुल गांधी की कांग्रेस में क्रेडिबिलिटी शून्य हो चुकी है। लेकिन सुधांशु जी, उन्होंने बड़े सीधे तौर पर कहा कि जो स्टिमुलस पैकेज, आप कथित स्टिमुलस पैकेज का शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, कथित जो स्टिमुलस पैकेज आप दे रहे हैं उसकी जो प्लानिंग दिख रही है वो अपने आप में हवाई है। कुछ कहना चाह रही हूं, आ रहा हूं सुप्रिया जी, एक लास्ट कमेंट लेके फिर आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जो स्टिमुलस पैकेज की बात की जाती है, तो ये मानी हुई बात है कि जिस क्षण आप कहते हैं कि हम इतने 1000 करोड़ रुपए पंप करेंगे, तो ये सबको पता है, कोई ऐसा नहीं कि आप बटन दबाए और 2 दिन के बाद इतने 1000 करोड़ रुपए वहां पहुंच गए। जब आप स्टिमुलस पैकेज बनाते हैं तो उसके अंदर एक आर्थिक विकास की एक स्टेप्स होते हैं, उसमें कई महीने लगेंगे। हम कह रहे चलिए इनकी बात मान ली दिसंबर के बाद आएगा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या इसका मतलब आएगा नहीं क्या जनता के पास? आएगा। तो अगर इनकी बात ही मान ली तो भी तो ये इसका स्पष्ट मतलब है कि 2 महीने के बाद आने वाला है। सुप्रिया जी बोलिए। अब ऐसा है, जलजला कहा सुधांशु जी ने, मैं मानती हूं जलजला है दुनिया भर में, लेकिन कोरोना के ठीकरे मत फोड़िए अर्थव्यवस्था का। ये आर्थिक मंदी के दौर को तो आप कोरोना के पहले ही ले आए थे। लगातार 8 तिमाही से हमारी जीडीपी दर गिरती जा रही थी कोरोना के पहले ही। कोरोना ने उसको और खराब कर दिया, और इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, हम दुनिया की 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी से हटकर आज दुनिया की 7 स्लोएस्ट इकोनॉमीज में आ गए हैं। यह है आपका प्रबंधन। अब दूसरी बात सुनिए, तो पहले तो कोविड के पहले ही आपने बंटाधार कर दिया था। आप कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स, सबसे यंग राष्ट्र हैं हम दुनिया के। 11 नवंबर 2020 के फिगर आपको दे रही हूं, 6.5% अनएम्प्लॉयमेंट है। ये बिल्कुल भी एक टिकिंग बॉम्ब है हमारी जैसी पॉपुलेशन के लिए। तीसरी बात, आप अभी भी लोन मेले में ही यकीन कर रहे हैं। जो स्टिमुलस पैकेज भी अनाउंस हुआ है सुधांशु जी, अगर आपने उसको ठीक से पढ़ा हो, वो लोन मेला की बात करता है। आपने पहले भी एमएसएमई को करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए देने की बात करी थी। 1.25 लाख करोड़ रुपए ही अभी तक लिए गए उसमें से, बाकी पैसा लिया ही नहीं गया। क्योंकि एक बात बताइए, जब अर्थव्यवस्था खतरे में है, नौकरी नहीं है, वेतन कट गया है, आशंका है भविष्य की, कौन जाकर लोन लेगा? आप होम लोन की बात करते हैं। अरे जब पता ही नहीं है नौकरी कल को रहेगी कि नहीं रहेगी, वेतन जो आधा कट गया पूरा होगा कि नहीं होगा, क्या मैं जाकर लोन लूंगी? क्या कोई व्यक्ति जाके लोन लेगा? तो ये सारी बातें आप या तो अर्थव्यवस्था को समझते नहीं है या सिर्फ सुर्खियां बटोरने में लगे रहते हो। एक एग्जांपल तो मैंने पहले ही दे दिया, आपको पता है 4th क्वार्टर में खर्चा नहीं होगा, फिर भी आपने एलोकेशन कर दिया है। Q1 में हमारा जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था -24% से। Q2 में, अब हम रिसेशन में आ गए, लगातार कॉन्ट्रैक्शन है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा 9% से। और इसका मतलब होता है नौकरियां, इसका मतलब होता है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लगातार कम होती जा रही है। अब हमारी सिर्फ जीडीपी दर नहीं घट रही है,
जीडीपी वॉल्यूम का संकुचन हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कहिएगा? हम थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी से लेकर 7th स्लोवेस्ट में आ चुके हैं। ये तो आप ही की मेहरबानी है, लेकिन ये तो सुप्रिया आप जी, ही का किया जब धरा है। सरकार कहती थी इसमें कि मैं हम जितना थर्ड कम फास्टेस्ट कहूं, ग्रोइंग इकोनॉमी उतना है, अच्छा रहेगा। तो आप लोग कहते थे कि ये फर्ज करते हैं डेटा, झूठ बताते हैं, इनके आंकड़े सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, नो नो नो, नहीं, हम ये कहते थे नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम कब थे? जब इन्होंने डिमोनेटाइजेशन नहीं किया था, जब इन्होंने फालतू का जिस तरह का जीएसटी लगाया नहीं लगाया था। हमारे डिमोनेटाइजेशन के बाद से जीडीपी की रेट 8.3% से लेके 4.2% आ गई फिस्कल ईयर 2020 में, कोरोना के पहले। इसका ठीकरा किसके सर फोड़ेगी भाजपा? आपने अपने ही शासनकाल में, अपने ही कार्यकाल में, अपने ही कुप्रबंधन और कुरीतियों के चलते जीडीपी की दर को खुद से 8.2 से घटाकर 4.3 कर दिया। मगर सुप्रिया जी, किसके सर फोड़िएगा? नोटबंदी के बाद चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश का भी हुआ, केंद्र का भी हुआ, आप लोग कहीं नहीं आ पाए, वो और मजबूती से आ गए। कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद बिहार का चुनाव हुआ, उपचुनाव हुए। उपचुनाव को आपने कह दिया जिसकी सरकार होती है वो जीत जाता है। भाई ठीक है, इसको किनारे कर देते हैं। बिहार में तो आप लोग पूरी ताकत से थे, क्यों नहीं इस बात को माना जाए कि जनता को आपकी बात पसंद नहीं आती, उनकी पसंद आ जाती है। भाजपा मुद्दों पर चुनाव लड़ ले, भाजपा भ्रमित ना करे, भाजपा पाकिस्तान ना लाए चुनाव में। देखिए कैसे चुनाव होता है जब भाजपा हारने लगती है। सारा चुनाव हमने लड़ा बेरोजगारी पर बिहार में, भाजपा ने किस पे लड़ा ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। नीतीश कुमार तो इतने भद्दी भद्दी बातें लालू प्रसाद यादव के बच्चों के लिए कहने लगे थे। मतलब ये कौन सा चुनाव है? प्रधानमंत्री वोट दे जाके दिया वहां क्योंकि पर उन्होंने लालू प्रसाद यादव के लिए ऐसी बातें कही। वोट मांगने लगते हैं। अरे आप मुद्दों पर चुनाव लड़िए ना, आप मुद्दों पर चुनाव लड़िए ना। मुद्दा क्या है आज? मुद्दों की बात नहीं करेंगे, बात क्या करेंगे? पाकिस्तान की शरण में क्यों जाते हैं मोदी जी और भाजपा? मुझे बताया जाए चुनाव के पहले क्या ऐसा है कि इतनी पाकिस्तान परस्ती हो जाती है? इसका जवाब दे दे। क्यों वहां पर जाकर अस्मिता की, महिलाओं की, बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं? मेरा सवाल ये है सुप्रिया श्रीनिधि जी, आपसे पहले मेरा सवाल ये है सुप्रिया जी कि 2 राउंड में जहां महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं वहां नीतीश कुमार आगे निकल जाते हैं। वहां उनका गठबंधन, अगर आप गठबंधन की बात कर रही हैं तो उनका गठबंधन आगे निकल जाता है, आप लोग पिछड़ जाते हैं। फिर आप ये कहते हैं कि ये महिलाओं की बात नहीं कर रहे थे वहां पर। अगर महिलाओं की बात नहीं कर रहे थे तो महिलाओं ने इनके पक्ष में वोट क्यों दे दिया? भाई महिलाओं ने पक्ष में वोट दे दिया होगा, लेकिन 175% इंक्रीज हुआ है पिछले 15 साल में महिलाओं के खिलाफ अपराध। इस सत्य को भी तो आप नहीं नकार सकते हैं ना, ये भी तो समझिए आप। इस सत्य को आप कैसे नकार दीजिए? आप कह रहे हैं नीतीश जी के साथ जो भाजपा गेम खेल रही थी उसके चलते उनकी 43 सीट आ गई। अभी तो ये संकट है, अब मॉरली तो पता नहीं वो चुनाव में मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन ये भी बात चल रही है। ओके, लास्ट कमेंट सुधांशु, जब आप देखिए जो अभी इन्होंने कहा मुद्दे खत्म हो जाएंगे सुधांशु कि लास्ट, मूल मुद्दों पे चुनाव हो, जिसकी थाली पर चोट पहुंचती उसे पता चलता है। जनता ने देखा है मूल मुद्दों पे। कहे थे 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे राजस्थान में, 2 साल हो गए, दे दिया क्या? इसलिए सबको पता है कि कौन सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए करता है, कौन यथार्थ के लिए करता है। कहे थे किसानों को कर्जा माफ होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 दिन में, नहीं तो हटा दूंगा। माफ हो गया सबका, हटा दिए। एक्चुअली में क्या है कि आप मुद्दा समझ ही नहीं पा रहे हैं, और जो मुद्दा आप कहने का प्रयास कर रहे हैं उसमें जनता आपकी विश्वसनीयता पर विश्वास नहीं कर पा रही। हकीकत ये। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।